आइए आपके सामने हमारा प्रयास। गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और उस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में कुछ सवाल करंट अफेयर्स के में तो होंगे ही, साथ में वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ज्योग्राफी में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला डिजिटल इंडिया एक्ट आ रहा है आपके सामने। अभी तक जो भी चीजें इंटरनेट या सोशल मीडिया इन सबको कंट्रोल कर रही थी, उस एक्ट का नाम था आईटी एक्ट 2000। अब वो पुराना हो चुका है, 22 साल पुराना लगभग हो चुका है, ये 23वां साल चल रहा है। तो भारत सरकार ने सोचा चीजें बहुत बदल गई है पहले से, तो क्यों ना एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट बनाया जाए। ये डिजिटल इंडिया एक्ट को ओवरऑल लगभग सारी चीजों को कवर करने की बात इसमें चल रही है। इसमें सोशल मीडिया को तो कंट्रोल किया ही जाएगा, साइबर क्राइम को भी कंट्रोल किया जाएगा। कारण ये है कि डिजिटल यूजर्स बहुत बढ़ रहे हैं। एक अभी हम लोग करंट में ही देखेंगे, 2025 में एक डाटा आया है, भारत दुनिया का सबसे अधिक एक्टिव इंटरनेट यूजर हो जाएगा। अब सोचिए, और गांव के लोग उसके अंदर ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में एक इफेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने डिजिटल इंडिया एक्ट की बात की है। डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी है, सोशल मीडिया, इवन ओटीटी को भी कंट्रोल किया जाएगा। गेमिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों को इसके अंदर कंट्रोल करने की बात हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ हैकिंग, कैटफिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, ये सब बड़ा ही आम है। और आप ये अमूमन देखते होंगे, अभी जो बिहार के सेक्रेटरी साहब थे, उनके ही पैसे उड़ा लिए गए। अब सोचिए, जब सेक्रेटरी साहब के पैसे उड़ जाते हैं और वो वापस नहीं आता है, तो आम आदमी का क्या होगा। हमारे यहाँ साइबर से रिलेटेड कानून तो है, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। किसी के साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो आम लोगों को तो भूल ही जाए, वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता है। अमूमन ऐसा ही होता है। तो ये सारा चीज है। तो इसको लेकर आईटी वाला जो नियम है, आईटी एक्ट 2000, उसको हटाने की बात चल रही है। और उसके बाद ये सारी चीजें नए तरीके से डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा और इसमें वो सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां पे एक डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में अभिव्यक्ति की आजादी, यानी जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वही वायलेट हो जाए। तो इसको एक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इन लोगों ने बहुत सारा काम किया है। ये प्राइवेसी, खास करके डाटा लीक होने की बात, इसके अलावा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैला के अलग अलग तरह की घटनाओं को अंजाम देना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा, अजय बांगा, ये इंपॉर्टेंट है। आने का नहीं, अपकमिंग एग्जामिनेशन में लगभग सभी में इस सवाल का संभावना है। सबसे भारतीय मूल के हैं अजय बांगा, ये वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट होंगे। भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, ये बड़ी बात है और विश्व बैंक ने इसकी पुष्टि भी कर दी। पहले तो डेविस मालपास हैं, तो डेविस मालपास से 2 जून को ये कार्यभार ग्रहण करेंगे और ये वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट होंगे। बांगा तो भारतीय मूल के ही हैं, जन्म भी और पालन पोषण सब यही हुआ है और 2016 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। एक्चुअली ये जो बांगा है ना, इस भारतीय मूल का ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 2 वर्ल्ड का बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी विश्व बैंक और आईएमएफ में से किसी एक का अध्यक्ष बना है, तो वो पहली बार है ऐसा कोई भारतीय मूल का बना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट्स इट, इतना काफी है। इसके अलावा ये लंबे समय तक इनको कॉर्पोरेट का अनुभव रहा है, बहुत लंबे समय तक, तो इसीलिए इनको यहाँ पे बना दिया गया है। शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया, आखिर उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। एनसीपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष थे। अभी कुछ दिनों से लगातार चल रहा था ना, कल परसों लगातार न्यूज में था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। एक्चुअली ये जो है मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर बारामती, पुणे का एक छोटा सा गांव है, बारामती तहसील है एक तरह से, तो उस तहसील के से बिलोंग करते हैं। और बारामती के लोग काफी सदमे में हैं, क्योंकि ये इनको ना 4 बार ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ना, कभी इन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। इसके अलावा शरद पवार जो है ना, ये एक धाकड़ नेता में से गिने जाते हैं। तो अभी खैर इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो बारामती के लोग सदमे में हैं। बारामती में ये एज ए एग्रीकल्चर आप ये कह सकते हो कि नेता के रूप में ही फेमस है।
या एग्रीकल्चर गाइड के रूप में फेमस हैं, यानी इनका एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा जुड़ाव था। क्या तो ये 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, 27 साल की उम्र में ही विधायक बन गए, उसके बाद कभी हारा ही नहीं, और अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। भारतीय वायुसेना का चीन की सीमा पे अभी जस्ट उनका खत्म हुआ है अभ्यास, और अब वो पाकिस्तान के सीमा पे करने वाले हैं। मतलब अब थोड़ा सुगबुगाहट है कि कुछ हो ना जाए टाइप की चीजें, तो वो अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। और इसकी स्टार्टिंग हो रही है 6 मई से। 6 मई से 20 मई के बीच जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के इलाके में जो पाकिस्तान से लगता है, वहां पे बड़े पैमाने पे हमारी एयरफोर्स अपने अभ्यास को करेगी। उसके अंदर लड़ाकू विमान भी होंगे, हेलीकॉप्टर भी होगा, अवाकस भी होगा, मिसाइल्स भी होंगे, यानी राफेल, सुखोई, जगुआर, मिग 20, अपाचे, चिनुक जैसे एयरक्राफ्ट भी होंगे। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कैसे कोई अटैक होगा तो एयरफोर्स को कैसे रोक सकती है, कैसे उसको मार गिराया जा सकता है, या सीमा के अंदर घुस के कैसे अटैक कर सकते हैं, इन सब चीजों की ट्रेनिंग अभी वहां पे चलेगी। तो ये सारा है, आपको पता है पुलवामा अटैक में क्या हुआ था, तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा अब सट्टेबाजी बहुत चल रहा है, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं सब सट्टा खेलना सिखा रहे हैं। ड्रीम 11 ऐसे करके कई कंपनियां हैं, लूडो और भी कई सारी है ना बड़े बड़े, कि पैसे लगाइए और पैसे कमाइए, और लोग लगा भी रहे हैं, कुछ कमा भी रहे हैं, कुछ गवा भी रहे हैं। और ये मतलब ऐसे ट्रेंड चल गया ना कि यूथ सब कुछ छोड़ के सट्टेबाजी पे लग गए हैं, और ये फैक्ट है। अभी केंद्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस तरह से सट्टेबाजी का जो प्रचार हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत जो ऐड करने वाला कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत, तो जो पत्रक मतलब जो भी इस तरह का आचरण है वो उसके अकॉर्डिंग इस तरह के सट्टेबाजी वाले जो ऐड हैं वो सही नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है सट्टेबाजी के बैनर, होर्डिंग्स, ऑटो रिक्शा इन सब पर दिख रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि ये लोगों का ब्रेन वॉश करके उसको इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, और ये गलत है। तो ऐसा करके इन्होंने बोला है। इसके लिए इन्होंने प्राइवेट चैनल्स, न्यूज़पेपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप एक गाइडलाइन जारी कीजिए और इसको जहां तक कंट्रोल किया जा सकता है कंट्रोल कीजिए। एससीओ की बैठक हो रही है। एससीओ की बैठक भारत के गोवा में हो रही है, और ये विदेश मंत्री स्तर का बैठक है। ये 2 दिन चलने वाला है, और यहां पर यूक्रेन के युद्ध को लेकर, रूस और जो नाटो के बीच में तनातनी है, चीन का जो विस्तारवाद रवैया है, इन सब को लेकर इस एससीओ के बैठक में भाग लिया जाएगा। देखो, और यहाँ जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, वो इसकी मेजबानी करेंगे। भारत के अंदर हो रहा है तो इसमें चीन के विदेश मंत्री छिंकांग, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सब यहाँ पे आने वाले हैं। 4 और 5 को ये मीटिंग होना है। 4 और 5 को ये मीटिंग होना है, गोवा में मीटिंग हो रहा है। इसमें पहले पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। भारत और पाकिस्तान को एक साथ 2017 में शामिल किया गया है। एक्चुअली भारत को शामिल करने का जोर था रूस की तरफ से भी अलग अलग, लेकिन चीन ने कहा जब भारत आएगा तो उनका दोस्त पाकिस्तान भी आएगा, तो इसको लेकर पाकिस्तान को भी इन्होंने एंटर कर दिया। तो ये सारा है। अब पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं जरदारी, वो आ रहे हैं। ये 12 साल के बाद पाकिस्तान के कोई विदेश मंत्री का भारत में दौरा है। इसके पहले हीना रब्बानी खान आई थी, उसके बाद कोई और नहीं आया है। अभी हीना रब्बानी खान राज्य मंत्री हैं, तो उसके बाद ये लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट्स हैं। 2009 में संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन एससीओ की स्थापना हुई थी। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और जो संघाई है उसमें चीन और रूस मेन देश है, ये ध्यान रखिएगा। चीन और रूस मेन देश है। चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस ने मिलकर इसको फॉर्म किया था। बाद में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो गया है। तो ये फैक्ट है। साइक्लोन के लिए तैयार रहिए, और वो साइक्लोन का नाम है मोचा। मोचा चक्रवात आ रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से,
वो बन रहा है, 1-2 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद वो आएगा इस तरफ। अब ये जो मोर्चा है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन बरकरार है, अलर्ट जारी है, मौसम बदलना शुरू हो गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और ये मौसम लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, हवा ज्यादा तेज नहीं चलेगी, 50-60 किलोमीटर का स्पीड होगा। अब सवाल है कि ये मोचा नाम कहां से रखा गया? तो मोचा नाम जो लाल सागर का कोस्ट है ना, रेड सी वाला जो कोस्ट है, उन्होंने अपने एक बंदरगाह शहर, उनका एक पोर्ट टाउन है मोचा, उसके नाम पे इसका नाम, इस चक्रवात का नाम मोचा रखा गया है, उन्होंने ही सुझाया है। तो चक्रवात बहुत प्रभावी नहीं है, बट भारत के अंदर वो आएगा और इंपैक्ट डालेगा स्टार्टिंग खासकर कोस्टल इलाके में। इसीलिए ओडिशा की सरकार ने, ओडिशा को डिस्टर्ब करने वाला है ज्यादा, ओडिशा की सरकार ने अलर्ट कर दिया है जारी कि कुछ भी ऐसा होता है तो उसको टैकल करना है। अब आगे, अब देखो गर्मी का क्या इंपैक्ट होता है, कितना गर्मी है, क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारत सरकार अब अपना स्पेशल इंडेक्स जारी करेगी, तैयार कर रही है। ठीक है, यानी अगले साल से जब गर्मी का इंपैक्ट कितना है, इंपैक्ट प्रभाव, उसको मापने के लिए भारत सरकार का अपना इंडेक्स होगा, उनका अपना इंडेक्स होगा, जिससे गर्मी के प्रभाव को माप सकते हैं, लू की चेतावनी जारी कर सकते हैं। और कहा गया है आईएमडी के द्वारा यानी भारतीय जो मौसम विभाग है उसके द्वारा, कि जो हीट इंडेक्स है, अब हम लोग नेक्स्ट ईयर से अपना ही हीट इंडेक्स फॉलो करेंगे और ये ज्यादा सटीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से माने, ये ज्यादा सटीक है, हम अलग अलग पैरामीटर का इसके अंदर यूज करेंगे और इसको हीट हैजर्ड स्कोर भी कहा गया है, और उस आधार पे ये अपनी रिपोर्ट को जारी करेंगे। तो ये इन्होंने बोला कि ये ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि अपना है, हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को, दायरे को पैमाना तय करेंगे, उसके आधार पे इसको रिलीज करेंगे। तो ये सारा है। तो अब जो हीट का इंपैक्ट आता है उसके लिए जो इंडेक्स है वो भारत का अपना होगा। अगला सवाल है, ज्योग्राफी से भी पूछा जा सकता है, साइक्लोन वाला भी और ये वाला खास करके मॉनसून से जुड़ा हुआ है। एल नीनो नाम सुना होगा, एल नीनो आने वाला है, जुलाई एंड तक ये पूरी तरह से हावी हो जाएगा, जुलाई एंड तक ये पूरी तरह से हावी हो जाएगा एल नीनो। अब एल नीनो हावी होने का मतलब ला नीना का इंपैक्ट खत्म हो रहा है। ला नीना आने से बाढ़ की स्थिति आती है, एल नीनो आने से सूखे की स्थिति आती है। तो आने वाले दिनों में एल नीनो का इंपैक्ट जहां जहां होगा वहां सूखे का सामना या कम बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में भी इंपैक्ट डालेगा? तो बिल्कुल डालेगा। यहां पे संभावना अभी तक ये है कि जुलाई तक 60% चांस है कि इसका आ ही जाना है, और सितंबर के लास्ट तक तो ये 100% आ ही रहा है। तो ये कहा गया है कि जब तक ये इफेक्टिव होगा तब तक इस साल का तो मानसून आके चला जाएगा, या आधा मानसून तो निकल जाएगा। तो इस साल तो बीच बीच का स्थिति रहेगा, इस साल मानसून के फेल होने का चांस नहीं है, पास कितना करता है उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अभी जो भारतीय मौसम विभाग है ना, उसके डायरेक्टर कौन है, महानिदेशक कौन है? वो है मृत्युंजय महापात्रा। तो मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि इस बार कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ज्योग्राफी के अंदर जब इस फैक्ट को देखोगे ना, तो आपको पता है कि पेरू के कोस्ट से एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, तो उसके कारण ठंडी पानी जो बहती है पेरू वाली, वो पेरू वाली जो ठंडा जो करंट है वो गर्म करंट में बदल जाता है, वो एल नीनो में बदल जाता है, और वो हिंद महासागर तक आ जाता है। प्रशांत महासागर को तो इंपैक्ट डालता ही डालता है, उसका असर हिंद महासागर में भी देखने को मिल जाता है। अब इस एल नीनो के कारण तो क्लाइमेट मानसून फेल करना तय है लगभग। लेकिन होता क्या है, जो हमारे पूर्वी जेट स्ट्रीम है ना, होता यह है जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उस पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण अगर वो स्ट्रांग है तो एल नीनो आएगा, तब भी मानसूनी हवा को खींच लेगा। क्योंकि एल नीनो आता है तो होता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्ट डार्विन है और फ्रेंच पॉलिनेशिया का जो ताहिती द्वीप है, इन दोनों में हो जाती है दिक्कत। तो जो ऑस्ट्रेलिया ताहिती द्वीप जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वहां लो प्रेशर ज्यादा बन जाता है। उसकी कंपेयर में ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट डार्विन पे हाई प्रेशर होता है, तो मानसूनी हवा इधर नहीं आके दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाती है और मानसून फेल कर जाता है। लेकिन
अगर पूर्वी टेट्रिस्ट्री में स्ट्रांग है तो इसको फेल होने से बचा लेता है। तो ये हो गया। अब आगे स्टैंड ऑफ फायर की तैयारी चल रही है। कहां पे? कश्मीर के लिए स्टैंड ऑफ फायर। अब कहोगे स्टैंड ऑफ फायर क्या है? आपको पता है 22 से 24 मई कश्मीर में अलग अलग जगहों पर सम्मेलन होना है, मीटिंग होनी है, ठीक है, G20 की। तो G20 की मीटिंग कश्मीर में अलग अलग 22 से 24 के बीच में होगी। जो भी स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल उसको कहते हैं आतंकवादियों का जो इनएक्टिव पड़ा रहता है, जब उसको गाइडलाइन आएगा तब वो एक्टिव होकर काम करेगा, ऐसे आम लोगों की तरह घूमता फिरता रहेगा। तो वो स्लीपर सेल एक्टिव हो सकता है और वो कई सारे स्टेप उठा सकते हैं, ऐसी सूचना मिली है। जिसमें पहला है स्टैंड ऑफ फायर, डराने के लिए एक ही जगह पे तवातोड़ गोली चलाना। दूसरा है कि वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय है, कश्मीरी पंडित या कोई और या बाहर से आने वाले लेबर, उनको डराना धमकाना, उनको मारना, जिससे एक आतंक फैले। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड और अलग अलग वाहनों पर सटीक बम, ये सब भी डाला जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा आशंका है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले हैं जहां से इनका काफिला गुजरेगा, यानी G20 वालों का, उन सबको अभी हटा दिया गया है। सब ऑलमोस्ट जो सेना है उसके अंदर में आ चुका है और वहां पे एनएसजी तो लगाया ही जा रहा है, नेवल आर्मी को भी लगाया जा रहा है। जो हाई प्रोफाइल हमारे यहाँ सिक्योरिटी है ना, उन सिक्योरिटी को वहां पे लगाया जा रहा है। अगला सवाल है, इंटरनेट की दुनिया में भारत अनोखा रिकॉर्ड बनाएगा 2025 तक। ये डाटा आ चुका है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसका डाटा सुनिए। इसमें हुआ क्या है कि गांव के लोगों में इंटरनेट का चलन ज्यादा बढ़ा है शहरों की तुलना में, और एक्टिव यूजर्स की संख्या बढ़ी। अब मन में आपके आगे एक्टिव यूजर्स किसको कहते हैं? तो एक्टिव यूजर्स उनको कहा जाता है जो महीने में कम से कम महीने में एक बार वो इंटरनेट का यूज करते हो। तो ये वाला एक्टिव यूजर है। अभी यहाँ पे 2022 का डाटा की बात करें तो सबसे अधिक ग्रोथ भारत के अंदर होना है। 52% भारतीय यानी लगभग 76 करोड़ इस समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 तक ये 90 करोड़ तक पहुंचाएगा। इसके अंदर 90 करोड़, इसमें 76 करोड़ जो इंटरनेट यूजर है ना, उसमें 40 तो गांव के हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा गांव में इंटरनेट बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रोथ रेट जो दिखाया गया है, तो शहर का ग्रोथ रेट 6% है, गांव का ग्रोथ रेट 14% है, 14% है। 2025 तक इंटरनेट यूजर्स 56% गांव में होंगे, 56% यानी 44% ही शहर में होंगे। इसके अलावा महिला, अभी 54% जो पुरुष हैं वो यूज कर रहे हैं इंटरनेट का। आगे आने के बाद 57% महिलाएं यूज करने लगेगी इंटरनेट का, ये डाटा निकला है। और इन फ्यूचर कहा गया है 2025 तक 65% महिलाएं मोबाइल यूज करेंगी, 35% ही मेल रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और ठीक है, इवन जो इंटरनेट अभी एक साल में स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या 8% से बढ़कर 13% हो गई है। डिजिटल पेमेंट एक साल में 13% बढ़ा है। जितने भी तरह के डिजिटल पेमेंट हुए उसमें 99% यूपीआई पेमेंट है, यानी मोबाइल से किया जा रहा है। तो इस तरह से, और उस यूपीआई में भी 36% गांव के लोगों ने यूपीआई किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। अप स्कर्टिंग के खिलाफ जापान नियम लाने वाला है। अप स्कर्टिंग वो होता है जब, मतलब स्कर्ट के ऊपर की चीजें, न्यूडिटी इसको कहते हैं। यहां पे जापान क्या कर रहा है, एक स्ट्रिक्ट लॉ ला रहा है, क्योंकि जापान में ये चीजें काफी बढ़ गई है। यानी किसी के परमिशन के बिना उसका फोटो इंटरनेट पे डाल देना, न्यूड फोटो डाल देना, चोरी छिपे आपत्तिजनक तस्वीर डाल देना, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ लाने वाला है जापान। क्योंकि जापान में ये हरकत लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना इसमें स्ट्रिक्ट लॉ के अंदर बिना किसी के परमिशन के उसका पिक्चर लेना, उसको इंटरनेट पे डालना, किसी भी तरह के जो अश्लील तस्वीरें होती है, वीडियोस होता है, वो डालना, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनको 3 साल की कठोर कारावास की सजा होगी। ऐसे नियम यूके आदि में भी लगा हुआ है, ब्रिटेन आदि में भी ऐसे नियम्स लगे हुए हैं जहां आप स्कर्टिंग में के तहत गंभीर सजा दी जाती है। वहां पे जो सजा है वो और ज्यादा गंभीर है।
यूके और अमेरिका में अगर बिना पूछे आप तस्वीर लेते हो और पकड़ लिए जाते हो तो 2 साल का आपको सजा मिल सकता है। तो ऐसे करके अलग अलग स्टेट में है, लेकिन जापान में चीजें बिगड़ रही थी तो जापान में इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया। भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। तो आज के फैक्ट्स आपके हो गए पूरे। मिलते हैं कल।